हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चौहान ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जनरल स्टडीज़ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देखिए, बैंक, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, कोई भी एग्ज़ाम, दरोगा, तो इन सब में बुक्स एंड ऑथर्स जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा क्या है बुक्स एंड ऑथर्स में जो कि इतना ये एग्ज़ाम में आते हैं और इतना इम्पॉर्टेंट ये लोग ग्रहण करते हैं? देखो क्या होता है, ये ऑथर्स जो होते हैं ये समाज के एक सोच, एक ऐसा वर्ग होता है, बुद्धिजीवी वर्ग है जिनकी एक अपनी सोच है, और ये सोच समाज के लोगों की प्रॉब्लम्स, उनके थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है। तो इनकी किताबें पढ़ करके समझ में ये आता है कि इनके समय में जब इन्होंने किताब लिखी होगी या आज कोई किताब लिखी जा रही है तो क्या इश्यूज चल रहे हैं और इन बुद्धिजीवियों का उन इश्यूज को लेकर के क्या पर्सपेक्टिव, क्या एक सोच है। इसलिए बुक्स एंड ऑथर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए आज हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन हम उसे एक यूनिक तरीके से आपको बताएंगे जिससे आप कभी भी उसको लाइफ में नहीं भूलेंगे। तो आज हम लोग ये पूरी सीरीज है बुक्स एंड ऑथर्स की, तो ये एक वीडियो में समाप्त नहीं हो सकता है। तो ये 3-4 वीडियो में जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आएंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग एक महापुरुष श्री B.R. अम्बेडकर जी के बारे में जानना चाहेंगे और उन्होंने किन किन बुक्स को लिखा है ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो भीमराव अम्बेडकर, जिनको हम लोग उपनाम बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं, तो ये काफ़ी बचपन से ही इन्हें पढ़ाई का बहुत शौक़ रहा, तो काफ़ी प्रतिभावान ये स्टूडेंट रहे। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम क्या थी, आप इमेजिन कीजिए स्वतंत्रता से पहले वाला भारत, जहाँ छुआछूत, ऊंच नीच, कास्ट सिस्टम, ये सब बहुत हावी रहते होंगे। आज तो ये काफ़ी सिस्टम ईज आउट हो गए हैं। उस समय के बारे में आप सोचिए। तो इमेजिन कीजिए कि एक बच्चा बहुत प्रतिभावान और जनरल को भी वो टक्कर देने वाला, लेकिन वो पैदा होता है एक निम्न कास्ट में, तो दलित वर्ग में वो पैदा होता है। तो बचपन से ही उन्हें कई सारे ताने, कई सारी कुंठाओं से गुजरना पड़ा। ही पास्ड मैनी हार्डशिप्स ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डेज। तो वो जो बचपन से ले करके जब ये जवान हुए, तो जो वो ताने समाज ने इनको दिए, डूज एंड डोंट्स, तुम अनटचेबल हो, तुम फलाना जात के हो, तुम इसको नहीं छू सकते, हम तुमको नहीं छू सकते, तो ये माहौल में रहते रहते इनकी एक सोच डेवलप हुई। तो ये मतलब पढ़ने में इनकी विशेष रुचि। तो इन्होंने एलिफिस्टन कॉलेज मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इंग्लैंड में है, तो वहाँ ये गए और वहाँ इन्होंने इकोनॉमिक्स की भी पढ़ाई की। तो अब इनका रेंज देखेगा, इनका पढ़ाई का रेंज देखेगा, तो इनको इकोनॉमिक्स का भी बहुत अच्छा ज्ञान, इनको सोशल मैटर्स मतलब सोशल नॉलेज भी इनका बहुत तगड़ा, और इन्होंने इंटरेस्ट लेकर के अन्य विषय भी सीखे। तो इनको कई सारे सब्जेक्ट्स का, कहा जाता है इनको 42 सब्जेक्ट्स का अलग अलग मैटर पर अलग अलग इनको ज्ञान था। तो ये सब चीज़ जब हम जानते हैं तो इससे ये पता चलता है कि ही वॉज ए स्कॉलर, और इनके प्रति मेरे मन में काफ़ी रिस्पेक्ट है। तो आइए आज हम ये देखें कि इनके द्वारा कौन कौन सी किताबें हैं जो इनके द्वारा लिखी गई हैं। तो ऐसा जो महान व्यक्ति होता है ना, ये अपने राइटिंग से, अपने लेख से, समाचार पत्रों के द्वारा, किताब के माध्यम से पूरे समाज को प्रभावित करता है। तो 4 ऐसे बिंदु हैं, 4 मैंने ऐसे बिंदु इसमें बनाए हैं जिन पर इन्होंने किताब लिखी। तो आइए इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटिशियन। अब देखो, पॉलिटिक्स वाज नॉट हिज गेम, तो पॉलिटिक्स इनकी रगों रगों में बसा हुआ नहीं था। ये तो हालात कुछ ऐसे पैदा हुए जिसके कारण इनको लीडरशिप भी अपनाना पड़ा। तो चूंकि दलित के थे, दलित वर्ग से थे, और सारे दलित इनको अपना नेता बना करके कोई भी बात पेश करते थे, तो ही वॉज कॉल्ड द चैंपियन ऑफ द दलित्स। तो अब आइए
तो सबसे पहले पॉलिटिशियन के रूप में समाज में जो घटित उस समय हुआ उससे तो प्रभावित थे ही, तो इन्होंने वो सारे विचारों को किताब में लिख दिया। तो इनके द्वारा किताबें जो लिखी गई हैं, वैसे यहाँ पे पहले बता दें कि ये 4 मैंने इसको इकाइयों में बांटा हुआ है। B.R. अम्बेडकर जी पॉलिटिशियन के रूप में, इकोनॉमिक्स के रूप में, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उनका क्या विचार था, और महात्मा गांधी के कुछ सिद्धांतों से ये सहमत नहीं होते थे, तो इनमें वैचारिक मतभेद होता था। और वैसे भी हम लोग इंग्लिश में जानते हैं कि 2 दिग्गज शिक्षित व्यक्ति जो होते हैं उनमें कई बार क्लैश ऑफ आइडेंटिटी भी होता है। तो आइए किताब जरा फटाफट देख लें। पॉलिटिशियन के रूप में इन्होंने लिखा कास्ट इन इंडिया। कौन सी किताब? पहली कास्ट इन इंडिया। नंबर 2 मतलब भारत में जातिवाद। दूसरा लिखा द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन का अर्थ है नेस्ता नाबूद, ध्वस्त कर देना। तो इतने परेशान थे ये कि इन्होंने जिसका हेडिंग है उस हेडिंग से ये समझ में बात आ रही है कि ये चाहते थे कि कास्ट सिस्टम सब खत्म हो जाए, सब ध्वस्त हो जाए, सब एक ही कास्ट के हो जाए, सब जनरल हो जाए। फिर अगली किताब का नाम है अनटचेबल। तो उस समय इनको बहुत सारे नामों से दलित लोगों को बोला जाता था। वो तो गांधी जी ने एक अच्छा नाम दिया, हरिजन, वरना कोई इनको शूद्र बोलता था, कोई इनको फलाना बोलता था, कोई इनको अछूत भी बोलते थे। तो अनटचेबल, अछूत, द अनटचेबल। फिर इन्होंने किताब लिखी हु वर शूद्राज। शूद्र कौन थे, मतलब इस किताब के माध्यम से इन्होंने शूद्र के बारे में बताया होगा। तो वो भी नॉर्मल, मतलब शूद्र को उन्होंने ग्लोरीफाई किया है, गौरव के साथ उन्होंने उसको शूद्र को पेश किया है। फिर ये भी कहा है कि बड़ी दुख की बात है कि समाज में आज इनके साथ ऐसा सा अत्याचार होता है। फिर इन्होंने एक अगली किताब लिखी मनु एंड द शूद्रस। तो जैसे हम लोग बोलते हैं मनुवादी सिद्धांत कि भाई सब मनुष्य है, सब बराबर है, तो हमने क्यों भेदभाव कर रखा है, तो मनुवादी सिद्धांत। तो मनु एंड द शूद्रस। अगली किताब का है बहिष्कृत भारत, ऑस्ट्रोसाइज इंडिया। बहिष्कृत का क्या अर्थ है? बहिष्कार करो। तो वो ये मानते थे कि हम आधा भारत तो हम ही लोग हैं और हम ही लोगों का बहिष्कार करते हो, तो अगर आप हमारा बहिष्कार कर रहे हो तो हम भी आपका बहिष्कार करेंगे फिर। तो ये सारी किताबों के शीर्षक ये बताते हैं कि इनके मन में और दिल में कितनी आग छिपी हुई है। जो समाज ने इनको दिया है वही ये समाज को देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि देखो कितना हम लोग के साथ गलत हुआ है और हो रहा है। अगली किताब, अब ये चूंकि ये लंदन स्कूल, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वहां भी ये पढ़ करके आए थे, तो ये अच्छे खासे इकोनॉमिस्ट भी थे। तो अंग्रेज ने क्या कर रखा था, अंग्रेज ने रुपए का वैल्यू कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल मैनर में उसको बढ़ा रखा था। तो अंग्रेज तो बिजनेस माइंडेड भी बहुत थे, तो इससे इनको ये फायदा होता था कि जैसे इंडियन रुपी का इन्होंने, आप डॉलर के कंटेक्स्ट में आज जैसे नापते हैं, तो काफी इसको हाई कर रखा था, झूठ मूठ का, आर्टिफिशियल। तो ये तो इकोनॉमिस्ट थे, तो इन्होंने पकड़ लिया। तो अब ये क्या बोलते थे कि इससे अंग्रेजों को डबल फायदा हो रहा है। अगर ये कोई सामान बाहर बेचते हैं, इंडियन सामान, भारतीयों के द्वारा बने हुए कपड़े, कुछ भी चीज़, कोई प्रोडक्ट बाहर बेचेंगे, तो इनके पास वैल्यू मनी का चूंकि यहाँ पर हाई है, तो इनको ज़्यादा पैसा आएगा। और कोई अगर सामान इंपोर्ट होकर के अंदर भारत में आता है तो कम पैसा इनको पे करना पड़ेगा। मतलब अंग्रेज लोगों कितने चालाक थे, एक्सपोर्ट में भी इनको ज़्यादा, रुपए का वैल्यू तो महंगा है, डॉलर, जैसे मान लो कि $1 बराबर 5 रुपया, अभी तो 70-72 है। तो इससे क्या हो रहा है कि बाहर से कोई सामान अगर इधर आ रहा है तो इनको कम पे करना पड़ेगा, और ये अपना सामान जब बाहर भेजेंगे तो इनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब अंग्रेजों के लिए तो बड़ा अच्छा था ये, लेकिन ये भारतीय जो ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, उनके लिए नेगेटिव हो रहा था, क्योंकि उनके लिए वही सामान महंगा हो जा रहा था और ये कम मूल्य पर इनको बाजार में कंपटीशन के कारण बेचना होता था। तो सारे बिजनेसमैन परेशान थे अंग्रेज से। तो उस समय की इन्होंने स्थिति देखी और उस पर एक किताब लिखी इन्होंने, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। तो इनका ये कहना था कि रुपी को स्टेबलाइज, स्थिर करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म, कोई ना कोई हमारे पास संगठन होना चाहिए जो कि ये गलत काम को रोके और रुपए की स्थिरता, रुपए को स्थिर बनाए रखे। ये सब गलत काम जो हो रहा है ये ना हो। तो इन्हीं के इस सिद्धांत पर 1935 में आरबीआई का जन्म हुआ। तो इसका अर्थ है कि आरबीआई का जो कंसेप्ट है कि हाउ टू स्टेबलाइज द रुपी, ये इन्होंने इस किताब में मेन फोकस जो दिया।
इन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए आरबीआई का भी निर्माण हुआ 1935 में। अब आइए धार्मिक रूप से, अब चूंकि सबने इनको शूद्र बोलना शुरू किया, अछूत बोलना शुरू किया, तो ये दिल से बड़े आहत थे। तो इन्होंने शुद्ध होकर के, गुस्सा करके, खिन्न होकर के हिंदू धर्म ही छोड़ दिया। इन्होंने बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध के अनुयायी बन गए, बौद्ध धर्म अपना लिया। और जब इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो इन्होंने बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर कई सारी किताबें लिखी। उन किताबों के नाम है बुद्धा एंड इट्स धम्म पॉलिसीज ऑफ भगवान बुद्ध। तो बुद्धा एंड इट्स धम्म प्रिंसिपल्स होते हैं, रिलीजियस प्रिंसिपल, सम डूज एंड डोंट्स। बुद्धा और कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स से भी थे मतलब प्रभावित, तो बुद्धा और कार्ल मार्क्स, उनकी किताबें पढ़ते रहते होंगे, दास कैपिटल, दुनिया भर की और किताबें उनकी पढ़ते रहते होंगे, तो उससे भी एक विचार इनको समझ में आया। दूसरा, बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन। सब बुद्धा 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 पर होंगी, सब यहां कास्ट पर होंगी। अब इकोनॉमिस्ट है तो रुपी पर भी होगी चर्चा। रिडल्स, अब चूंकि रिडल पहेली, ये हिंदुइज्म है क्या धर्म, इतना पहेली है इसमें, इतना कंफ्यूजन है इसमें। तो रिडल्स इन हिंदुइज्म, अब वो हिंदू धर्म से भी परेशान थे कास्ट सिस्टम को लेकर, तो किताब का नाम रिडल्स इन हिंदुइज्म। अब चूंकि महात्मा गांधी भी मासेस के लीडर थे और ये भी एक खास वर्ग को प्रतिनिधित्व करते होंगे, ये नीचे वालों को, तो इसलिए ये भी चैंपियन ऑफ मासेस, एक खास वर्ग के, और गांधी जी चैंपियन ऑफ मासेस ऑन द होल। तो इनकी गांधी जी से वैचारिक मतभेद था। इनको ये लगता था कि गांधी जी ने अनटचेबल को सोशल इशू कहा है, सोशल इशू मानते हैं गांधी जी के अनुसार ये था, लेकिन इनके अनुसार ये पॉलिटिकल मुद्दा है, क्योंकि उनको लगता था कि गांधी जी इस पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन इस पर कुछ एक्शन उन्होंने कभी नहीं लिया, जो कि लेना चाहिए, ये उनका अपना विचार था। तो अब इन्होंने जो गांधी जी से पर इनकी जो बहस होती थी उस पर आधारित किताबों के नाम देखिए। मिस्टर गांधी एंड इमेनिसिपेशन ऑफ अनटचेबल, गांधी जी और अनटचेबल, अछूत, छुटकारा, ई मीन्स आउट, इमेनिसिपेशन। What Congress and गांधी जी have done to the untouchable, गांधी जी और कांग्रेस ने हमारे लिए क्या किया है, हमारे, इसका अर्थ हमारे लिए कुछ नहीं किया है। तो गुस्सा करके उन्होंने गांधी जी की फिलॉसफी, तो ये देखो, ये महान जो व्यक्ति है ना, ये वैचारिक मतभेद इनमें आम बात है और होना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ एक प्रोग्रेसिव से एक सोसाइटी में सारे व्यक्तियों के एक विचार नहीं हो सकते, तभी तो सोसाइटी प्रोग्रेस। भाई कुछ हमारा भी सुनिए, कुछ हम आपका भी सुनते हैं। तो व्हाट कांग्रेस एंड गांधी जी हैव डन टू द अनटचेबल, क्या किया गांधी जी और कांग्रेस ने हम लोगों के लिए। राणा डे, गांधी जी एंड जिन्ना, तो जहां गांधी जी ऐसा कुछ और अनटचेबल से जोड़ करके क्वेश्चन पूछने लग जाए, वो सारा का सारा बी.आर. अंबेडकर जी की किताबें हैं। स्टेट एंड माइनॉरिटीज, अब चूंकि माइनॉरिटीज के चैंपियन थे तो ये स्टेट, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या स्टेट, दोनों सरकार को किताब के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से समझाते रहते थे कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार को हम लोग के लिए ऐसा करना चाहिए। तो बाद में जब नेहरू जी की सरकार बनी तो इनको लॉ मिनिस्टर का भी पद दिया गया। और हम सबको पता है कि बी.आर. अंबेडकर जी, जो कि हमारे संविधान के निर्माता भी हैं, उनको भी संविधान निर्माण का श्रेय जाता है। तो he was such a great personality, rather I should say he was a multi-talented personality। तो ये एक बुक्स एंड ऑथर पर, एक ये बी.आर. अंबेडकर जी पर ये एक वीडियो आपने भी देखा। मेन आपको ये सीखना है कि देखो, इसमें हम ये आपको हमने पूरा समझाया, एक लाइन में बता देते कि कोई, जैसे हम हैं, मेरी एक थिंकिंग है, मेरा एक विचार है, जो कि मैं अपने माहौल से प्रभावित होऊंगा और उस माहौल से प्रभावित होकर के मैं कुछ किताबें आराम से लिखूंगा, तो मेरी किताबों में मेरी थिंकिंग रिफ्लेक्ट होगी। तो 4 आधार पर है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक वाला, रिलीजियस एंड महात्मा गांधी, इसलिए इनकी सारी किताबों में ये चीज रिफ्लेक्ट होगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगले वीडियो में और पर्सनैलिटीज और उन पर चर्चा करके और बताऊंगा। एक बात और याद रखेगा, इसमें ये
श्रीलंका भी गए। उस समय श्रीलंका का नाम सिलोन था, तो वहाँ पर वर्ल्ड बुद्धिस्ट मीट हो रहा था। तो वहाँ जाकर के ये बड़े बड़े बौद्ध भिक्षुक से मिले और उनसे काफ़ी प्रभावित थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सिर्फ एक काम नहीं कर रहे हैं। आप अगर आपको कोई भी मैटर पसंद आता है, मेरा कोई वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ आप उसको लाइक ज़रूर कीजिए। देखो है क्या, हम काफ़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो हमारा भी एक जोश बरकरार रहे। आप उसको लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ स्टूडेंट्स शेयर ज़रूर कीजिए। तो मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं आपके लिए, तो वो मैं टाइम टू टाइम आपको वीडियो के जरिए आप तक वो विचार पहुँचाता रहूँगा। ओके, थैंक यू।